कई सौ साल पहले वर्ल्ड का ये पार्ट काफ़ी रिच थी, इकोनॉमिकली भी और कल्चरली भी। यहाँ डायनेस्टीज थी जिन्होंने कंपास, प्रिंटिंग, पेपर से लेकर गन पाउडर तक पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करती थी। ये कंट्री थी चाइना और उसके जस्ट बगल में इंडिया, और ये पार्ट वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर थी। बट अराउंड 1800 थिंग्स वेयर गेटिंग चेंज्ड। यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। साइंस, मशीन्स, कार्स, ट्रेन्स, फैक्ट्रीज, फ्लाइट्स, बॉम्ब्स, जिसके कारण वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत पावरफुल हो गई थी। और इनमें से ही एक कंट्री थी द ग्रेट ब्रिटेन, जो उस वक्त वर्ल्ड में सुपर पावर थी। और चाइना से ग्रेट ब्रिटेन की बहुत सारे वार्स हुए, जैसे कि ओपियम वार, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन ने चाइना को हराया। चाइना को हांगकांग देना पड़ा था ब्रिटेन को। पर चाइना की इकनॉमी और भी डिक्लाइन करने लगी तब जब हांगकांग ने चाइना पे अटैक कर दिया, और चाइना की इकनॉमी उस वक्त पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुकी थी। वर्ल्ड बैंक के डाटा के अनुसार 1990 में इंडिया की जीडीपी चाइना की जीडीपी से ज़्यादा थी। बट आज चाइना की जीडीपी इंडिया से कहीं ज़्यादा है। जहां चाइना की जीडीपी $13 ट्रिलियन है, वहीं इंडिया की जीडीपी केवल $3 ट्रिलियन है। यही नहीं, अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि वो बहुत जल्द यूएसए के $20 ट्रिलियन को भी पीछे छोड़ देगा। पर सवाल ये है कि इतने कम वक्त में चाइना इतना डेवलप कैसे हो गया। वर्ल्ड वार II के बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कैपिटलिज्म फाइनेंशियल सिस्टम को फॉलो किया, और इस कैपिटलिज्म के आइडिया की वजह से जर्मनी, फ्रांस, जापान और भी वेस्टर्न कंट्रीज रैपिडली ग्रो करने लगी। बट आप ये सोचेंगे कि चाइना में कैपिटलिज्म को फॉलो क्यों नहीं किया गया। इसका वजह यह है कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी जो कि एंटी कैपिटलिज्म होते हैं। कैपिटलिज्म सिंपली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई इंडिविजुअली अपना बिजनेस कर सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एक शेयर होल्डर सिस्टम भी आता है। इसको सिंपली ये समझो कि एक कंपनी है, उसमें बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसके शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, और जब वो कंपनी बड़ी बन जाती है तो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देती है। और इस सिस्टम के वजह से यूएसए की जीडीपी ड्रास्टिकली ग्रो की। बट चाइना के प्रेसिडेंट 1976 तक माओ सुडांग रहे, जिनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मैसिव फेलियर्स रहे। 1958 के ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत चाइना के सारे फार्म्स को गवर्नमेंट के अंडर लाया गया, बट पुअर एग्जीक्यूशन के कारण ये फेल हो गया और चाइना में फैमिन आ गया, जिसके कारण लाखों चाइनीज़ की जान गई। चाइनीज़ इकोनॉमी के डिस्ट्रक्शन, फैमिन एंड पॉवर्टी के चलते कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर रिबेल होने लगा, जिसकी वजह से माओ ने कल्चरल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, जिसमें कई बड़े लीडर्स की हत्या की गई। बट 1976 में माओ की डेथ के बाद डेंग ज़ाओपिंग पावर में आ गए और उन्होंने माओ की पॉलिसीज़ को रिवर्स करना शुरू कर दिया। चाइना की पॉपुलेशन उस वक्त 95 करोड़ थी और वो काफ़ी अनस्किल्ड थी। इसके लिए डेंग ने टाउनशिप एंड विलेज इंटर्नशिप यानी TVEs को प्रमोट किया, जिसमें अनस्किल्ड लेबर्स को लो स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भेजा जाने लगा। फिर चाइना में टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन हुआ और चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर बन गया। इसके बाद उन्होंने एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने शुरू किए, जिसमें 9 इयर्स ऑफ स्कूलिंग को कंपलसरी और स्किल डेवलपमेंट को स्कूल में ही सिखाया जाने लगा, और अंडर ग्रेजुएट्स 1.6 लाख से बढ़कर 1990s में 9.5 लाख हो गए। पर चाइना की इकनॉमी तब सबसे ज़्यादा बूम की जब उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने शुरू किए, जिसमें सबसे पहली सिटी थी शैनज़ेन, जो कि हांगकांग के बॉर्डर से सटे एक स्मॉल विलेज थी। और इसके बाद ऐसी इकोनॉमिक मिरेकल्स हुई जो माइंड ब्लोइंग थी। ये शैनज़ेन, जो कि एक छोटा सा विलेज था, वो देखते ही देखते एक मैसिव सिटी बन गया विद पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन पीपल। उनका एवरेज इनकम $1 अ डे से $30,000 पर ईयर हो गया, और ईयर 2000 में शैनज़ेन फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बना। इसमें सबसे पहले ताइवान की फॉक्सकॉन, फिर 1992 में साउथ कोरिया की सैमसंग, और बाद में LG पैनासोनिक भी यहाँ आई। तो इससे चाइना को ये तो समझ आ गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ही फ्यूचर है। लेट 1990s में यूएस में टेक्नोलॉजी बूम हुई, जिसके कारण HP, डेल एंड एप्पल जैसी कंपनीज चीप लेबर के तलाश में चाइना आ पहुंची। बट न्यू फैक्ट्रीज बनाना काफ़ी कॉस्टली था, इसीलिए उन्होंने आउटसोर्सिंग का यूज़ किया, जहां चाइना ने कंडीशन रखा कि वो कंपनीज़ के लिए काम तो करेगी, पर कंपनीज़ को उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आज एप्पल, HP, डेल जैसी कंपनीज़ का कंपोनेंट्स चाइना में ही बनते हैं, और चाइना ने इन टेक्नोलॉजीज़ को सीख कर अपना प्रोडक्ट्स बनाने लगा एट मच चीपर रेट। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है चाइनीज स्मार्टफोन इंडस्ट्री, जो कि इंडिया जैसी डेवलपिंग नेशंस में बहुत बड़े पैमाने पे बेची जाती थी, पर उनकी क्वालिटी काफ़ी वीक थी। फिर जब वर्ल्ड में सर्विस इंडस्ट्री बूम हुआ तो उसका भी फ़ायदा चाइना ने उठाया, हाई स्किल्ड IT इंजीनियर्स की हेल्प से।
जेनजुआंग आईटी पार्क में आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज है, जिसमें एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां आती है। माइक्रोसॉफ्ट ने तो वहाँ $280 मिलियन का अपना रिसर्च सेंटर भी बनाया है। और चाइना का कॉपी कैट कल्चर आईटी सेक्टर में भी देखा गया, जहां उन्होंने व्हाट्सएप का कॉपी करके वीचैट बनाया और अमेज़ॉन का कॉपी करके अलीबाबा बनाया और गूगल का कॉपी करके बाइडू सर्च इंजन बनाया। चाइना इतना जल्दी ग्रो कैसे किया, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, अपने पॉपुलेशन को स्किल प्रोवाइड किया और कॉपी करना स्टार्ट किया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉपी करना अच्छी चीज़ थी, पर उन्होंने जो भी किया वो अपने सिटीजन्स के लिए बेस्ट था और इसी वजह से आज चाइना वर्ल्ड की सुपर पावर बन चुकी है। अगर सेम चीज़ अगर हम इंडिया में भी करें और उस टाइप से, क्योंकि आज अगर हम सेम चीज़ इंडिया में भी करें तो बिल्कुल किया जा सकता है, बिकॉज इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी यंग है। और अगर हम उन्हें स्किल प्रोवाइड करके और अगर नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ जोड़ देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि फ्यूचर में इंडिया चाइना को पीछे छोड़ दे।